पिछले लेक्चर में हमने शिक्षण प्रतिमान के अर्थ, उनकी परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं तथा उनके कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, इसके बारे में आप सभी से चर्चा हुई थी। हमने पीपीटी के माध्यम से हर एक बिंदु को स्पष्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण प्रतिमान से ही संबंधित है, जिसमें आज हम एक महत्वपूर्ण पार्ट शिक्षण प्रतिमान का क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल यानी शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में जब शिक्षण प्रतिमान के कॉन्सेप्ट को बता रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया के वे प्रारूप या नमूने होते हैं जिसके द्वारा एक शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन सक्रिय रूप से संचालित होता है तथा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है एवं छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। ऐसी बहुत सारी युक्तियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे शिक्षण के सूत्र हैं, जिनकी चर्चा हमने पिछले कई लेक्चर्स के अंतर्गत किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षण के प्रतिमानों का वर्गीकरण, यह कहीं न कहीं शिक्षण के सिद्धांतों पर ही आधारित प्रतिमानों की बात करता है, क्योंकि जितने भी आप शिक्षण के प्रतिमान देखेंगे, वे कहीं न कहीं किसी न किसी एक शिक्षण के सिद्धांत को ही इंगित करते हुए दिखेंगे। तो ज्यादा समय गंवाते हुए हम नहीं, बल्कि तात्कालिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कंपोनेंट ऑफ टीचिंग मॉडल। तो जितने भी शिक्षण प्रतिमान के वर्गीकरण हैं, उन सभी वर्गीकरणों के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट हमने आपको बताए थे, वे सभी कंपोनेंट निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के घटकों के अंतर्गत आएंगे। कौन-कौन से कंपोनेंट हमने बताए थे? यदि आप ध्यान देंगे तो कुल 5 प्रकार के तत्वों या कंपोनेंट या एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य या केंद्र बिंदु या लक्ष्य या इंग्लिश में कहें तो फोकस होता है। दूसरा जो एलिमेंट्स हमने आपको बताया था, वह संरचना है, जिसे हमने आपको सिंटैक्स के बारे में बताया था, जिसमें हम सारी की सारी योजनाएं निर्धारित करते हैं, सारी की सारी युक्तियों को निर्धारित करते हैं, जिसके द्वारा हम बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए तत्पर होते हैं। तीसरा जो हमने एलिमेंट बताया था, वह सामाजिक प्रणाली होता है, सोशल सिस्टम होता है। कहीं न कहीं हमने इसके अंतर्गत बताया था कि जो कक्षागत परिस्थिति होती है, एक सामाजिक परिस्थिति होती है और जिसका कारण यह होता है कि शिक्षा या शिक्षण को भी एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया होती है। वहीं उस अंतःक्रिया के अंतर्गत शिक्षक अपनी युक्तियों, विधियों के माध्यम से विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का काम करता है। वही छात्र उस विषय वस्तु को आत्मसात करते हैं तथा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह व्यवहार में परिवर्तन या शिक्षक द्वारा जो भी युक्तियां, विधियां प्रयोग में लाई गई हैं, उनके बीच एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स की चर्चा इस टीचिंग मॉडल के अंतर्गत की गई है, जिसे हम चौथे तत्व के रूप में मानते हैं, जिसे सहायक प्रणाली के रूप में हमने आपको बताया था कि सपोर्ट सिस्टम। हमने आपको यह भी बताया था कि यह सपोर्ट सिस्टम कई कई किताबों में या कई कई विद्वानों के अनुसार सामाजिक प्रणाली के ही अंग के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग रूप में देखेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी क्लासिफिकेशन टीचिंग मॉडल का बताया गया है, उस क्लासिफिकेशन में प्रत्येक लोगों ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है,
उसके अंतर्गत सहायक प्रणाली के रूप में किन किन बातों का ध्यान रखा है, क्योंकि सब लोगों ने सहायक प्रणाली के रूप में जो भी टीएलएम या विभिन्न प्रकार के मटेरियल की चर्चा की है, सब लोगों के मॉडल के अनुसार, सब लोगों की संरचना के अनुसार अलग अलग चेंजेबल होते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था, वह मूल्यांकन था, इवेल्युएशन था। कहीं कहीं आपको किताबों में इसके स्थान पर प्रयोग भी मिलेंगे, कहीं कहीं अनुप्रयोग भी मिलेंगे। तो यही मूल आधार होते हैं शिक्षण प्रतिमानों के, जो इसके 5 कंपोनेंट हैं: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम एंड इवैल्यूएशन और एप्लीकेशन। ये सभी एलिमेंट्स प्रत्येक शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण के अंतर्गत प्रयोग होते हैं। लेकिन जब हम एक एक शिक्षण प्रतिमानों को लेकर के एक नया वीडियो आएंगे, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा बृहद चर्चा एक एक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लेकर के हम चलेंगे। यहाँ पर आज हम केवल आप सभी लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल यानी केवल वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपने इसका वर्गीकरण किया है। तो ये चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम वर्गीकरण की ही चर्चा करें तो शिक्षण प्रतिमान का वर्गीकरण इतना आसान नहीं था। प्राचीन काल से ही वर्तमान समय तक बहुत सारे प्रतिमानों का निर्माण हुआ। कुछ लोगों ने उसको अपनी एक शिक्षण विधि या शिक्षण सिद्धांत के रूप में माना, कुछ लोगों ने एक मॉडल के रूप में जो एक कंपोनेंट है उसके रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्राचीन काल की अगर हम चर्चा करें तो चाहे सुकरात हुए, लाख हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने तो दिया शिक्षण सिद्धांत, लेकिन आधुनिक कुछ शिक्षा विद्वानों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उसको एक उपागम के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे अगर देखें तो वर्तमान समय में लगभग 150 से एवं भी शिक्षण प्रतिमान सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षण प्रतिमान हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जायस एवं बील महोदय ने जितने भी शिक्षण प्रतिमान थे उसमें से लगभग 80 से ऊपर शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए उसे अलग अलग भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। जो जायस एवं बील महोदय ने शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन करके उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया, उसे उन लोगों ने अपनी जो मूल पुस्तक है मॉडल्स ऑफ टीचिंग में प्रस्तुत किया है। उस सभी किताबों में अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में आसानी के दृष्टि से हमने अलग अलग रूप में आप सभी लोगों को वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में मिलेगा। आगे हम चलते हैं और देखेंगे कि जो यह शिक्षण प्रतिमान का वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया है, कैसे कैसे इसके पार्ट हैं और किन किन ग्रुपों में इसको रखने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखिए, हम इसे आगे शेयर करते हुए, स्क्रीन शेयर करते हुए आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से शिक्षण प्रतिमान आगे बढ़ता है। स्क्रीन शेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण आप सभी लोगों के सामने शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण से संबंधित चीजें स्पष्ट हो रही हैं। हमने आपको शिक्षण प्रतिमानों के वर्गीकरण के बारे में बताया भी कि शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण इतना आसान नहीं है, लेकिन जैस एवं मिल महोदय ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्गीकरण किया है और इस वर्गीकरण के आधार पर हम एक एक प्रतिमान के संदर्भ को स्पष्ट कर सकते हैं।
आगे अगर हम वर्गीकरण की चर्चा करें तो हमने आपको अभी बताया कि जितने भी शिक्षण प्रतिमान हैं उनके विकास में शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों आदि सभी लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने प्रतिमानों के सैद्धांतिक स्वरूप का वर्णन भी किया है, जिसके आधार पर वे विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों को आगे बढ़ा पाए हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि विभिन्न विद्वानों ने जैसे जॉन पी डिसिको, शेफलर, हेडेन, मार्शविल, ट्रेवर्स, जैस आदि सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से शिक्षण प्रतिमानों का वर्णन किया है। यही नहीं, हमने आपको बताया कि शिक्षण प्रतिमानों के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो वह कौन है? हमने आपको बताया जायस एवं ब्रूस ने, मार्कविल। जायस और मार्शविल महत्वपूर्ण ऐसे हैं जिनके द्वारा जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, जायस और विल ने हमने बताया अपनी जो पुस्तक है शिक्षण के प्रतिमान, इस शिक्षण के प्रतिमान में सभी क्लासिफिकेशन को प्रस्तुत किया है, जिसे हम इन पुस्तकों के अंतर्गत देख सकते हैं। आगे हम जब चलेंगे तो देखेंगे कि कैसे जायस और विल महोदय ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। उसके लिए हमने पूरा ग्रुप या समूह के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आप सभी लोगों के समक्ष शो हो रहा होगा कि शिक्षण प्रतिमान के वर्गीकरण या शिक्षण के प्रतिमान के प्रकारों को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया है। भाग ए, भाग बी तथा भाग सी एवं भाग डी के रूप में। भाग ए के रूप में जो पहला वर्गीकरण या प्रकार बताया गया है, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल, जिसका वर्णन या जिसके प्रवर्तक या जिसके प्रणेता जॉन पी डिसिको महोदय हैं। इन्होंने ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ऐतिहासिक संदर्भ में या प्राचीन काल से लेकर के समझिए मध्यकाल तक बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, उन सभी लोगों के विचारों को, उन सभी लोगों के शिक्षण सिद्धांतों को कलेक्ट करते हुए एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बी पार्ट के अंतर्गत अगर हम देखते हैं दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, जिसे इजराइल सेफर्ड महोदय ने 1964 ईस्वी में दिया है। इस प्रतिमान के अंतर्गत बहुत सारे दार्शनिकों ने जितने भी प्रतिमानों की चर्चा की है, विचारों के रूप में, नहीं कहता कि प्रतिमान के जो एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर किया, नहीं, उन्होंने विचारों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन के लिए जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सभी विचारों को हम दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत लाते हैं, जिसे कलेक्शन के रूप में इजराइल सेफर्ड महोदय ने प्रस्तुत किया है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान की चर्चा करते हैं साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल के अंतर्गत। इसे भी जॉन पी डिस्को ने ही कलेक्ट किया है 1964 ईस्वी में। इसके अंतर्गत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से जो प्रतिमान प्रस्तुत किए गए हैं उनको कलेक्ट करते हुए इसे एक समूह में बांटने का प्रयास किया है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो पूरा एक समूह है, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, जिसका महत्वपूर्ण विश्लेषण जायस एवं विल महोदय ने किया है। इसलिए इनके प्रवर्तक या प्रणेता भी जायस एवं विल महोदय माने जाते हैं, जिसे उन्होंने 1972 ईस्वी में 1972 ईस्वी में इस वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था। यहाँ ध्यान रखने की बात है, चाहे ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान हो, चाहे दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान हो, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान हो, इन सभी तीनों के तीनों प्रतिमानों में केवल विभिन्न लोगों के द्वारा दिए गए प्रतिमान को ही प्रस्तुत किया गया है, जबकि जो डी ऑप्शन यानी जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, इसको वैज्ञानिक तरीके से
उपवर्गीकरण के रूप में जैस एवं व्हील महोदय ने प्रस्तुत किया है। प्रतिमानों का उपवर्गीकरण किया है और उपवर्गीकरण के अंतर्गत उन्होंने एक एक वर्गीकरण को एक प्रतिमान के परिवार के रूप में प्रस्तुत किया है कि वे एक पार्ट को लेकर के, एक तथ्य को लेकर के, एक शब्द को लेकर के, उसी शब्द के अंतर्गत जिन लोगों ने प्रतिमानों के प्रारूप को प्रस्तुत किया है उसको एक परिवार के रूप में मान करके उन्होंने यानी जैस एवं व्हील महोदय ने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ध्यान रखना है कि ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी के अंतर्गत सीधे सीधे हम जो प्रतिमान ऐतिहासिक शिक्षण के अंतर्गत है, दार्शनिक शिक्षण के अंतर्गत है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण के अंतर्गत है, तो उन प्रतिमानों को पढ़ेंगे। जबकि जो डी यानी आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत हम उसके जो उपवर्गीकरण है और उस उपवर्गीकरण के अंतर्गत जितने प्रतिमान आते हैं उन सब की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना है क्योंकि अब सीबीसीएस पाठ्यक्रम विभिन्न विश्वविद्यालयों में लागू हो चुका है, इसलिए जो इंड टर्म एग्जाम्स होते हैं उन इंड टर्म एग्जाम्स के अंतर्गत इन प्रतिमान के वर्गीकरण से ज्यादा संभावनाएं हैं कि प्रश्नों का चयन किया जाए। इसलिए एक एक वर्गीकरण को हमें स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रतिमान या किसका प्रतिमान किस प्रकार के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, जिसे हमने 4 भाग में किया है और एक एक भाग को लेकर के हम चलेंगे कि प्रत्येक भाग में कौन कौन से शिक्षण प्रतिमान आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहला ए, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। ध्यान रखना है, आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान में मूल रूप से 3 शिक्षण प्रतिमानों को रखा गया है, जिसमें पहला शिक्षण प्रतिमान आपका सुकराती शिक्षण प्रतिमान है। नाम से ही स्पष्ट है, इसे सुकरात महोदय ने प्रस्तुत किया है। सुकराती शिक्षण प्रतिमान सुकरात महोदय ने प्रस्तुत किया है। यहां ध्यान रखना है, आप सभी लोग शिक्षण विधियों के अंतर्गत सुकराती विधि भी पढ़ा होगा। ये सुकराती विधि का तात्पर्य क्या होता है तो मैं बताना चाहूंगा, सुकराती विधि कहिए चाहे प्रश्नोत्तर विधि कहिए, एक ही बात होती है। यानी सीधी सी बात है कि इस सुकराती शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सुकरात महोदय ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बालक के व्यवहार में परिवर्तन या बालक को ज्ञान देने की बात का समर्थन करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत मैंने आपको जब शिक्षण सिद्धांत बताया था तो उस शिक्षण सिद्धांत में एक म्यूटिक का सिद्धांत बताया था जिसे सुकरात महोदय ने दिया था। वह म्यूटिक का सिद्धांत बताता है कि ये हम न सोचें एज ए शिक्षक कि मैं किसी बालक को ज्ञान दे रहा हूं, मैं बालक को शिक्षा दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं बालक वही जान रहा है। अगर आप ये शिक्षक के रूप में ये सोच रखते हैं तो सुकरात के शब्दों में ये आपकी गलतफहमी होती है। सुकरात ने इसी शिक्षण प्रतिमान या शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत बताया है, बच्चा जन्म जात ज्ञान अर्जन किए हुए जन्म लेता है। जब उसका जन्म होता है तो उसमें ज्ञान भरा पड़ा रहता है और जब ज्ञान भरा पड़ा रहता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है एज ए शिक्षक या शिक्षक के रूप में हम या हमारा यही कर्तव्य होता है कि उस बालक के अंदर भरे ज्ञान की उसे पहचान कराना। और जब हम बालक के अंदर उस ज्ञान की पहचान कराते हैं और जब बच्चा उस ज्ञान को पहचान कर लेता है कि मेरे अंदर यह ज्ञान है, तो उसी ज्ञान के आधार पर वो अपना विकास करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन। यानी सीधी सी बात है, मनोविज्ञान का कथन है कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है। उसके ठीक विपरीत
सुकरात महोदय ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है कि कोरी स्लेट या कोरे कागज के समान नहीं है, बल्कि बालक के अंदर ज्ञान तो पहले से भरा पड़ा है। वह पूर्वजन्म का कॉन्सेप्ट है। उसी ज्ञान को एक शिक्षक के रूप में प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें याद कराना चाहिए। यही सारी बातें इस सुकराती शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत प्रस्तुत की गई। दूसरा जो प्रतिमान है इस ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत, वह शास्त्रीय मानविकी प्रतिमान है। यह प्रतिमान ब्राउडी महोदय ने दिया है। कहीं न कहीं मानव के विकास के रूप में परंपरागत तरीकों की बात यह करता है। परंपरागत तरीकों के माध्यम से मानव के अंदर छिपे हुए ज्ञान को विकसित करने की बात यह ब्राउडी महोदय द्वारा किया जाता है। जबकि 20वीं सदी में एक नया प्रतिमान आ गया, व्यक्तित्व विकास का प्रतिमान। और स्वाभाविक है, व्यक्तित्व विकास प्रतिमान में भी कहीं न कहीं इस परंपरागत या शास्त्रीय रूप में बालक के अंदर भरे ज्ञान की पहचान कराने से ही संबंधित है। और जब बालक अपने अंदर छिपे ज्ञान की पहचान कराएगा, तभी जाकर के वह उस ज्ञान की पहचान करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो ये सभी चीजें अगर आप देखें तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अलग अलग रूपों में विभिन्न विद्वानों द्वारा, कौन इसके प्रवर्तक हैं, इन चीजों को हम देख सकते हैं। तो ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान में ये 3 प्रकार के प्रतिमान आते हैं। सुकराती शिक्षण प्रतिमान, शास्त्रीय मानविकी प्रतिमान, व्यक्तित्व विकास प्रतिमान। इसके इंग्लिश वर्जन को भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे आप देख सकते हैं। अगले जो वर्गीकरण है बी, उस वर्गीकरण की ओर यदि हम चलेंगे तो हम देखेंगे दूसरा शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान है। और इस दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत भी 3 प्रतिमान मुख्य रूप से आते हैं। प्रभाव शिक्षण प्रतिमान, जिसे ज्ञानलाक महोदय ने दिया, सूझ शिक्षण प्रतिमान, जिसे प्लेटो ने दिया है, और नियम शिक्षण प्रतिमान, जिसे इमैनुअल कांट महोदय ने दिया है। ये 3 प्रकार के दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान महत्वपूर्ण रूप से प्रतिमानों की श्रेणी में आते हैं। प्रभाव शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ज्ञानलाक महोदय ने, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ज्ञानलाक का एक महत्वपूर्ण कथन है कि बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट या कोरे कागज के समान होता है। और निश्चित रूप से उनका कथन अगर देखेंगे, ज्ञानलाक का कथन यदि हम देखेंगे तो ज्ञानलाक ने अपने इस प्रभाव शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत बताने का प्रयास किया है कि एक शिक्षक जो बताता है, बच्चा वही सीखता है। एक शिक्षक जिस प्रकार से अपनी विधियों का, अपनी क्रियाओं का प्रयोग कक्षा शिक्षण के अंतर्गत करता है, छात्र उन्हीं क्रियाओं, उन्हीं व्यवहारों से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के खुद उस शिक्षक की भांति बनने का प्रयास करता है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षक जो सिखाएगा, छात्र वही सीखेगा। शिक्षक जो बताएगा, छात्र उसी रास्ते पर चलेगा। शिक्षक जो जिस प्रकार से क्लास में इंटरेक्शन करेगा, छात्र के व्यवहार में भी उसी प्रकार का परिवर्तन होगा। तो कहीं न कहीं अगर ज्ञानलाक की बात करें तो यह शिक्षण पर बल देने की बात करता है। वहीं जब हम सूझ शिक्षण प्रतिमान की बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक के रूप में प्लेटो महोदय आते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि भी इसको कहते हैं, इनसाइट मॉडल्स ऑफ टीचिंग। यह एक ऐसा शिक्षण प्रतिमान है जिसके अंतर्गत प्लेटो महोदय ने नैतिक आदर्शों के आधार पर बच्चों के अंदर सूझ और समझ के विकास की बात करते हैं, और उसके आधार पर वे बालक के व्यवहार में परिवर्तन को इंगित करते हैं कि जब बच्चा नैतिक आदर्शों पर चलेगा तो उन्हीं नैतिक आदर्शों के आधार पर
उसके अंदर सूझ में विकस होगी, उसके विचार विकसित होंगे, जिसके आधार पर वह अंततोगत्वा वह अपने आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख होगा। तो ये प्लेटो के सूझ शिक्षण से प्रतिमान के अंतर्गत देखने को मिलता है। तीसरा दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान नियम शिक्षण प्रतिमान है, जिसे इमैनुअल कांट महोदय ने दिया है। ये ध्यान रखना है कि इमैनुअल कांट भी एक आदर्शवादी दार्शनिक थे और यह नियम के बेहद पक्के इंसान थे। इसलिए नियम के पक्के इंसान, नियमबद्धता, समयबद्धता इनके जीवन का आधार होती है और यही कारण है इन्होंने अपने प्रतिमान के अंतर्गत, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह छात्र हो, उसके अंदर व्यवस्थापन, नियमबद्धता, समयबद्धता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस पर बल दिया है। यानी कि इमैनुअल कांट का कहना है कि यदि कोई बालक, कोई शिक्षक नियमबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य में संलग्न रहेंगे, समयबद्ध तरीके से पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, निश्चित समय में वे उस पाठ्य वस्तु को समाप्त करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वह प्रभावशाली शिक्षण होगा और शिक्षक जिस तरीके से चाहता है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो, उस तरीके के व्यवहार में परिवर्तन बालक में देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो अगला जो सी वर्गीकरण हमने आपके समक्ष रखा था, वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। इसके अंतर्गत कुल 4 शिक्षण प्रतिमान आते हैं, जिनका वर्णन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बेसिक टीचिंग मॉडल यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, जिसे रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 ईस्वी में दिया है। यहाँ ध्यान रखना है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आपके सिलेबस में भी है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आपके सिलेबस में भी है। हम एक अगला लेक्चर इसी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान पर बनाएंगे और रॉबर्ट ग्लेसर के विचारों के आधार पर किस प्रकार से प्रतिमान के एलिमेंट्स को प्रस्तुत किया गया है, इन सब की चर्चा अलग से बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित जब हम लेक्चर्स बनाएंगे तो चीजें आएंगी। दूसरा है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, जिसके लिए स्टार्लो एवं डेविस महोदय ने इसे प्रस्तुत किया है। यह भी कंप्यूटर आधारित है। विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान जॉन कार्नो ने दिया है। अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान, जिसे नेडे फ्लैंडर्स ने दिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है, यह जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, इन प्रतिमानों में दो महत्वपूर्ण आपके समक्ष चीजें आ रही हैं, जिसमें आपका एक है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और दूसरा है अंतःक्रिया प्रतिमान। जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर का है, इसे भी हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। वही फ्लैंडर्स महोदय का जो अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान है, इसे भी आपके बीएड सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए भी एक अलग से हम लेक्चर जारी करेंगे, बताएंगे कैसे एक अध्यापक और छात्र के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। फ्लैंडर्स ने अलग अलग उसको विभिन्न फार्मूले के आधार पर प्रस्तुत किया है। इन दोनों की चर्चा हम आगे की क्लासेज में करेंगे। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, इसके अंतर्गत ये 4 महत्वपूर्ण शिक्षण प्रतिमान आते हैं, जिसे हम बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान स्टार्लो एवं डेविस महोदय द्वारा दिया गया, विद्यालय अधिगम आधारित शिक्षण प्रतिमान जॉन कार्लो द्वारा दिया गया, तथा अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान जिसे फ्लैंडर्स द्वारा 1960 ईस्वी में दिया गया। ये सारे मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हमने बताया भी कि 2 शिक्षण प्रतिमानों की चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से बेहद
महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम देखेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि ए, बी, सी और डी ये 4 वर्गीकरण किए गए हैं। ए, बी और सी के अंतर्गत सीधे विभिन्न प्रकार के जो प्रतिमान हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया है। जो चौथा यानी डी है जिसका वर्गीकरण जायस एवं व्हील महोदय ने किया है, इसे इन्होंने परिवार के रूप में प्रस्तुत किया है कि उस परिवार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया और उस शब्दावली से संबंधित जिन जिन लोगों ने प्रतिमानों का निर्माण किया है उन उन प्रतिमानों को उस परिवार के अंतर्गत रख दिया गया है, जिसके अंतर्गत 4 परिवार आपके समक्ष दिख रहे होंगे, जिसमें पहला सूचना प्रक्रिया परिवार, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, वैयक्तिक परिवार, पर्सनल फैमिली, सामाजिक अंतःक्रिया परिवार, सोशल इंटरेक्शन फैमिली और चौथा व्यवहारिक व्यवस्था परिवार व बिहेवियरल सिस्टम फैमिली। देखिए इसीलिए हमने परिवार नाम रखा है क्योंकि सूचना प्रक्रिया ऐसा परिवार या ऐसे उपागम जिसके अंतर्गत सूचनाओं के आदान प्रदान के आधार पर बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की बात कही गई है। ऐसे सभी जो मॉडल थे इस सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत रख दिए गए। वैयक्तिक परिवार, वैयक्तिक परिवार का सीधा सा तात्पर्य है ऐसे प्रतिमान या ऐसे शिक्षण प्रतिमान जिसके अंतर्गत बालक के व्यक्तिगत विकास या व्यक्तिगत विकास की बात कही जाती है और उस व्यक्तिगत विकास के लिए जिन जिन लोगों ने शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण किया है उसे जायस एवं व्हील महोदय ने वैयक्तिक परिवार के अंतर्गत रख दिया है। वहीं जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, चिकित्सा शास्त्रियों ने समाज के साथ इंटरेक्शन के आधार पर बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन को इंगित किया है, उन चीजों को, उन प्रतिमानों को सामाजिक अंतःक्रिया परिवार के अंतर्गत जायस एवं व्हील महोदय ने रखा है। यहाँ ध्यान रखने की बात है, हम ऐसे समाज की बात नहीं करते हैं जो कक्षा के बाहर हो। हम इस सामाजिक अंतःक्रिया की बात अगर करना चाहते हैं तो कक्षागत अंतःक्रिया करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो विद्यालय है, जो क्लास है, कहीं न कहीं एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थान होता है, जहां पर शिक्षक और छात्र एक सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और ऐसे सारे प्रतिमान जो इनसे संबंधित हैं जायस एवं व्हील महोदय ने इन परिवारों के अंतर्गत उसे प्रस्तुत किया है। चौथा और महत्वपूर्ण जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, जिसे हम व्यवहारिक व्यवस्था पर प्रतिमान परिवार के नाम से जानते हैं, यह वह परिवार है जिसमें बच्चे के व्यवहार के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया को ध्यान में रखते हुए, उसके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए उनके व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे ही व्यवहार परिवर्तन परिवार में स्किनर वगैरह भी आते हैं। इन चीजों को हम देखते हुए ये 4 परिवारों के वर्गीकरण के रूप में जायस एवं व्हील द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो 4 परिवार हैं, इन चारों परिवारों के अंतर्गत उसके तात्पर्य क्या होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है तथा उस परिवार के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रतिमान आते हैं तथा उसके प्रवर्तक कौन कौन है। तो उसके लिए हम एक एक करके चलेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका सूचना प्रक्रिया परिवार आता है। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान में सबसे पहला सूचना प्रक्रिया परिवार आता है। आपके समक्ष बहुत सारी बातें शो हो रही होंगी सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला है, जितने भी परिवार प्रतिमानों की बात हमने किया है उन सभी प्रतिमानों का सबसे बड़ा समूह यह सूचना प्रक्रिया परिवार होता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, नेट में, चाहे मेड एंट्रेंस में पूछ देता है, चाहे हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस में भी कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलता है।
वहां भी पूछा था, डीएलएड में पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा परिवार है, वह कौन सा वर्गीकरण है जो प्रतिमानों का सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए सूचना प्रक्रिया परिवार का जो ये प्रकरण है, यह सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि छात्रों में सूचना ग्रहण कर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की क्षमता का विकास किया जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु से संबंधित जो सूचनाएं अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप छात्रों तक पहुंचाई जाती हैं, तो इस प्रतिमान की सहायता से छात्रों के अंदर उस क्षमता का विकास करना है जिसके द्वारा छात्र सूचनाओं को ग्रहण भी कर सके तथा सूचनाओं को व्यवस्थित भी कर सके। सूचनाओं को ग्रहण भी कर सके तथा सूचनाओं को व्यवस्थित कर सके, इस प्रकार की क्षमता का विकास इस सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत किया गया है। यह क्षमताएं विकसित कैसे होंगी? सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत जो भी प्रतिमान है, उन प्रतिमानों का अप्लाई अगर हम करते हैं तो उस क्षमता यानी ग्रहण करने तथा व्यवस्थित करने की जो क्षमता है वह विकसित कर कैसे होगी? कौन सी ऐसी क्रियाएं करेंगे कि जिसके आधार पर वे क्षमताएं विकसित हों? उसके लिए ये ध्यान रखने की बात है कि हम देखेंगे बहुत सारी क्रियाएं भी बताई गई हैं। कौन-कौन से आपके अवलोकन है, व्यवस्थीकरण है, सामान्यीकरण है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, समस्या समाधान है, निष्कर्ष, शाब्दिक और अशाब्दिक प्रतीकों का उपयोग। ये सभी बौद्धिक क्रियाएं, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे सिस्टमेटिक हो, चाहे जनरलाइजेशन हो, चाहे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे कंक्लूजन हो, चाहे वर्बल या नॉन वर्बल, जितने भी प्रकार की ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को जब हम कक्षा शिक्षण के अंतर्गत छात्रों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी जाकर के वे छात्र जो भी सूचनाएं शिक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, उन सूचनाओं को ग्रहण भी करते हैं, आत्मसात करते हैं तथा उनको व्यवस्थित करते हुए उसे अभिव्यक्त करने का भी सक्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि ये सूचना प्रक्रिया जो परिवार है, इस परिवार का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि ये आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का पहला परिवार है जिसमें बहुत सारे शिक्षण प्रतिमानों को रखा गया है। मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें भी बताई कि सबसे बड़ा समूह, सूचना ग्रहण कर व्यवस्थित करने की क्षमता, बहुत सारी बौद्धिक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग हम इस सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि कौन-कौन से प्रतिमान या मॉडल इस सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी के समक्ष शो हो रहा होगा कि कौन-कौन से प्रतिमान इसके अंतर्गत आते हैं। प्रतिमान और प्रवर्तक हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पहला जो प्रतिमान है वह आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, जिसे हिल्ड टॉबा ने दिया है। परिप्रेक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जिसे रिचर्ड सचमैन ने दिया है। वैज्ञानिक परिप्रेक्षा प्रतिमान जोसेफ स्क्वाड ने दिया है। साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, प्रत्यय ग्रहण या अर्जन प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसे जेरोम ब्रूनर महोदय ने दिया है। यहां ध्यान रखने की बात है कि जो साइंटिफिक एक तरह से जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, यह कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जिसे ब्रूनर ने दिया है, यही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बेसिक टीचिंग मॉडल बताया है। यह कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और जो बेसिक टीचिंग मॉडल है जिसे रॉबर्ट ग्लेसर महोदय ने दिया है, उन्होंने
और रॉबर्ट ग्लेसर ने जो यह प्रतिमान प्रस्तुत किया है, इसे अगर साइंस वाले बच्चे होंगे तो अपने सिलेबस में भी देखे होंगे कि सिलेबस के अंतर्गत जो साइंस टीचिंग है, चाहे वो बायोलॉजिकल टीचिंग हो, चाहे वो फिजिकल टीचिंग हो, इन दोनों टीचिंग्स के अंतर्गत बेसिक टीचिंग मॉडल और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जेरोम ब्रूनर का रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि बीटीएम और यह कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के आधार पर एक पाठ्य योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों से संबंधित वह फिजिकल साइंस टीचिंग और बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर उसकी जानकारी दी जाएगी, जिसका लाभ आप सभी लोगों को जो साइंस के अंतर्गत आते हैं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल आपके सिलेबस में रखा गया है और बेसिक टीचिंग मॉडल भी आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इन दोनों को हम बृहद रूप में पढ़ने का कार्य करेंगे। वही संज्ञानात्मक विकास प्रतिमान कॉग्निशन डेवलपमेंट मॉडल, जिसे मूल रूप से तो पियाजे ने दिया है, लेकिन सीगेल, सुलिवान और कोहलबर्ग का भी नाम इसके विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ ध्यान रखना है कि पियाजे महोदय ने भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्य योजनाओं के निर्माण करने की बात कही है, जिसके लिए एक अलग क्लास या अलग लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके आधार पर हम संज्ञानात्मक विकास प्रतिमान के द्वारा कैसे बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगले अगर शिक्षण प्रतिमान की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि उन्नत या अग्रिम संगठन प्रतिमान, जिसे डेविड आसुबेल महोदय ने दिया है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत डेविड आसुबेल महोदय ने ज्ञान की प्राप्ति एवं सूचना प्रक्रिया के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा बल दिया है। वहीं मेमोरी मॉडल, जिसे एच.जे. लुकास महोदय ने दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्मृति क्षमता का विकास किया जा सकता है सूचना प्रक्रिया के माध्यम से, उसे लुकास महोदय ने स्मृति प्रतिमान के अंतर्गत प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये जो भी प्रतिमान है मूल रूप से उसे हम सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हमने उसके कॉन्सेप्ट को बताया तथा कौन कौन से प्रतिमान इस सूचना प्रक्रिया परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनकी चर्चा हमने आपके समक्ष किया है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो परिवार आता है वह वैयक्तिक परिवार आता है। वैयक्तिक परिवार हमने आपको बताया कि यह बालक के व्यक्तिगत विकास पर आधारित जितने भी प्रतिमान थे उन सभी को एक समूह में बांधने का काम करता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि यह परिवार या इस परिवार के प्रतिमानों बालक और उसके व्यक्तित्व के विकास पर बल देते हैं। इन प्रतिमानों में व्यक्ति अपनी अद्भुत वास्तविकता का निर्माण व संगठन करता है। यह परिवार बालक के भावात्मक जीवन पर भी बल देता है। ये प्रतिमान व्यक्ति के अपने पर्यावरण से उत्पादक संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप बालक के व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, चाहे बालक के अंदर छिपी अद्भुत वास्तविकता के निर्माण की बात करें, चाहे बालक के भावनात्मक पक्ष के विकास की बात करें, जिससे वह भावनात्मक जीवन सही तरीके से निभा सके। यही नहीं, बालक जिस समाज में रह रहा है, कोई व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, उस समाज के अंतर्गत जो चीजें आवश्यक हैं उसका क्या योगदान हो सकता है, इन सभी चीजों से संबंधित जिन जिन लोगों ने प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है वे सभी इस के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसे आगे हम देखेंगे कि आखिर व्यक्तिगत प्रतिमान के अंतर्गत या व्यक्तिगत परिवार के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिमान आते हैं।
व्यक्तिगत परिवार के अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रतिमान आते हैं, प्रतिमान और प्रवर्तक के रूप में हम सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला आपका अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान, जिसे कार्ल रोजर्स ने दिया है। ध्यान दीजिए, जब आप निर्देशन और परामर्श पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं 2 प्रकार के या 3 प्रकार के परामर्श की बात कही जाती है। 3 प्रकार के परामर्श के अंतर्गत निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श तथा समन्वित परामर्श। ध्यान रखने की बात है कि दिशात्मक जो निर्देशात्मक परामर्श होता है उसे विलियमसन महोदय ने दिया, और निर्देशात्मक परामर्श है उसे कार्ल रोजर्स ने दिया है, तथा जो समन्वित परामर्श होता है जिसमें निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक का मिश्रण देखने को मिलता है, उसे थोर्न महोदय ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अनिर्देशात्मक शिक्षण प्रतिमान जिसे कार्ल रोजर्स ने दिया है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के चरणबद्ध तरीके से बच्चे को बिना निर्देश दिए ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका वर्णन कार्ल रोजर्स ने अनिर्देशित शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। वहीं दूसरा जो शिक्षण प्रतिमान है, अभिज्ञता प्रशिक्षण प्रतिमान, अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल, जिसे फिट्ज पर्ल विलियम स्कैटजेन महोदय ने दिया है। सृजनात्मकता या सृजनशीलता प्रतिमान, साइनेप्टिक्स मॉडल, जिसे विलियम गार्डन महोदय ने दिया है। प्रत्यात्मक व्यवस्थाएं प्रतिमान, कॉन्सेप्टुअल सिस्टम्स मॉडल, डेविड हार्ड महोदय ने दिया है। कक्षागत सम्मेलन प्रतिमान, जिसे विलियम ग्लेसर ने दिया है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कक्षागत सम्मेलन प्रतिमान जो है विलियम ग्लेसर ने भी दिया है, और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान लगभग समन्वित चीजें देखने को मिलती हैं जो बीटीएम हमने बताया था, और यह जो कक्षागत सम्मेलन परिवार है ये दोनों समन्वित है, लगभग एक जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा इन दोनों प्रतिमानों के अंतर्गत। कल नेक्स्ट डे जब हम पढ़ाएंगे बीटीएम तो इसकी चर्चा ज्यादा अच्छे ढंग से देखने को मिलेगी। तो ये व्यक्तिगत परिवार के प्रतिमान है जिसके अंतर्गत हमने केवल प्रतिमान दिया है और उसके प्रवर्तक कौन है, यही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए प्रतिमान किस परिवार के हैं, प्रतिमान किस वर्गीकरण के हैं, यह जानना और ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे कि सामाजिक अंतःक्रिया परिवार, तीसरा परिवार। ये जो भी हम चल रहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, डी पोर्शन के अंतर जो डी वर्गीकरण है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, उसके अंतर्गत जिसे जायस एवं विल महोदय ने दिया है, उसके अंतर्गत जो परिवार डिसाइड किए गए थे विभिन्न प्रतिमानों के आधार पर, उन परिवारों के अंतर्गत हम प्रतिमानों की चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक अंतःक्रिया परिवार का लक्ष्य व्यक्ति के अपने समाज से व अन्य लोगों से आपसी संबंध का महत्व समझाना है। सीधी सी बात है कि आप समाज के साथ, बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उससे क्या आप ही का लाभ होता है या बच्चों का लाभ होता है या समूह या समाज का लाभ होता है, किसका लाभ होता है, इसके लिए निश्चित रूप से सामाजिक अंतःक्रिया परिवार के जो भी प्रतिमान है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं न कहीं इन सब बातों को ध्यान देंगे तो स्पष्ट होगा कि यह व्यक्ति या बालक के सामाजिक पक्ष पर बल देता है तथा व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं का विकास इसका मूल आधार होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया परिवार होता है। और इस परिवार के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से प्रतिमान आते हैं। मूल रूप से ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल यानी समूह अन्वेषण प्रतिमान, जिसे हर्बर्ट थेलिन तथा जॉन डीवी ने प्रस्तुत किया है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रतिमान, सोशल इंक्वायरी मॉडल, जिसे ब्यूरोन मैसियलस
तथा बेंजामिन कॉक्स महोदय ने दिया है। प्रयोगशाला विधि प्रतिमान जिसे नेशनल यंग लैब तथा बेथेन मेने ने दिया है। न्यायपरक प्रतिमान ज्यूरिस प्रूडेंशियल मॉडल, ये भी कई बार पूछा गया है, ज्यूरिस प्रूडेंशियल मॉडल, इसे भी आप लोगों को तैयार करना होगा। डोनाल्ड ओलिवर तथा पी शेवर ने किया है। तथा भूमिका निर्वाह प्रतिमान फैनी साफ्टल तथा जॉर्ज साफ्टल महोदय ने किया है। तो डिटेल रूप में नहीं बल्कि एक छोटा सा वर्गीकरण केवल हम बता रहे हैं। डिटेल रूप में हम एक एक प्रतिमान को लेकर के चलेंगे और यह ब्रॉड लेवल पर होता है। अभी यह आपका लेवल बीएड का है, तो बीएड लेवल में ज्यादा से ज्यादा किसका प्रतिमान है, किस परिवार का प्रतिमान है, उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं, ये ज्यादा पूछता है। हाई लेवल पर जाते हैं जब आप एमएड में, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे एजुकेशन से नेट या जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, तब इसके लिए डीपली पूछा जाता है। उसके लिए एक एक प्रतिमान को लेकर के हम उसके एलिमेंट के आधार पर प्रस्तुत करने की बात करते हैं। अगला जो परिवार आता है, चौथा और अंतिम परिवार, यह आधुनिक शिक्षण प्रतिमान का है व्यवहारिक व्यवस्था परिवार। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह परिवार व्यक्ति के व्यवहार संबंधी पक्ष को ही सर्वनिष्ठ मानता है, यानी सर्वाधिक महत्व यह व्यक्ति या बालक के व्यवहार या व्यवहारिक पक्ष को देता है। इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं? अधिगम, सामाजिक अधिगम, व्यवहार संशोधन, व्यवहार चिकित्सा, शब्दावली का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सभी को पता है कि अधिगम क्या होता है, कि जब तक बालक के व्यवहार में संशोधन नहीं होगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, वह अपनी इन्वायरमेंट से संबंधित चीजों को सूझ के रूप में नहीं जानेगा, तब तक वह सही तरीके से अधिगम नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए अधिगम के लिए व्यवहार का संशोधन जरूरी है। इसलिए इस परिवार में व्यवहारिक व्यवस्था या व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया है। इसके अलावा उद्दीपक नियंत्रण तथा प्रबलन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आप लोग मनोविज्ञान में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ा है, चाहे वह एसआर थियरी हो, चाहे टाइप एस थियरी हो, चाहे आरएस थियरी हो, स्किनर का, इन सब में उद्दीपक का काम क्या है, कैसे वह नियंत्रित रहता है, कैसे वह अनुक्रिया करता है, यह तो अलग बात है। कैसे उसको पुनर्बलन मिलता है, रिइंफोर्समेंट मिलता है, ये सब मनोविज्ञान में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर केवल हम प्रतिमान के बारे में पढ़ेंगे, ताकि कैसे एक छात्र के लिए शिक्षक उद्दीपक होता है तथा एक शिक्षक के लिए छात्र उद्दीपक होता है, तो कैसे इन समस्त व्यवहारिक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत चीजों को नियंत्रित करेंगे, कैसे हम बच्चों की सही अनुक्रियाओं के लिए रीइंफोर्समेंट करेंगे, इन सब का जिक्र इस व्यवहारिक व्यवस्था परिवार प्रतिमान के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। इस परिवार में प्रतिमानों में शैक्षिक तथ्य, प्रत्यय और कौशलों के अतिरिक्त तनाव मुक्ति, एनेक्सिटी तथा विश्रांत रिलैक्सेशन का शिक्षण होता है। कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह एक ऐसा प्रतिमान है या एक ऐसा परिवार है जिसमें केवल शैक्षिक तथ्य यानी कंटेंट ही नहीं बताए जाते हैं, इसमें केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए जाते हैं, इसमें केवल स्किल ही नहीं डेवलप किए जाते हैं, बल्कि कोई बालक अगर चिंताग्रस्त है तो कैसे उस चिंता से बाहर आएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा उस चिंता से, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। यही नहीं, अगर उसको लगता है कि वह शिथिल हो रहा है, विश्रांत का तात्पर्य होता है शिथिलता आना, मतलब पढ़ने में मन लगना, कोई शिक्षक अगर आता है प्रश्न पूछता है तो उस पर कोई प्रभाव न पड़ना, एकदम शिथिलता दर्शा, एकदम रिलैक्स होकर के कोई कुछ कहे हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ये सारी चीजें अगर देखने को मिलती है तो इनके भी संबंधित व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन इस प्रतिमान के अंतर्गत किया जाता है, इस परिवार के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण परिवार है प्रतिमानों का, जिसके बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से
महत्वपूर्ण प्रतिमान आते हैं। तो देखेंगे एक और प्रतिमान तो दूसरे ओर प्रवर्तक। इसमें दो प्रतिमान तो आपके बीएफ स्किनर के माध्यम से दिए गए हैं। स्किनर का नाम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्किनर कौन है, उन्होंने क्या दिया है, उनका संबंध मनोविज्ञान की किस विचारधारा से है। सबको पता है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन और एक प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर महोदय हैं, जिन्होंने दो प्रतिमानों को बताया है, आकस्मिक प्रबंधन प्रतिमान तथा आत्म नियंत्रण प्रतिमान। आकस्मिक प्रबंधन का प्रतिमान के अंतर्गत कैसे आकस्मिक रूप से अगर आपके समक्ष कोई समस्या आती है, अपने व्यवहार को किस प्रकार उस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित करेंगे, इन चीजों को बताया गया है। कैसे स्वयं पर कंट्रोल करेंगे, कोई बालक बहुत उत्तेजित हो रहा है, बहुत तनावग्रस्त हो रहा है, चाहे तनाव में आकर के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो कैसे वह उस पर नियंत्रण करेगा, इन चीजों के लिए स्किनर महोदय ने आत्म नियंत्रण प्रतिमान को प्रस्तुत किया है। रिम एवं वाल्प महोदय ने रिलैक्सेशन मॉडल की बात कही है, जिसके अंतर्गत कोई बालक अगर शिथिल है, बेमन से क्लास में बैठता है, चुपचाप क्लास में बैठता है, कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो कैसे उसके व्यवहार को बदल करके एक्टिव बनाया जाए, शिथिल नहीं बल्कि उसको एक्टिव बनाया जाए। ये सारी चीजें रिम और वाल्प महोदय के इस विश्रांत प्रतिमान के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। रिम और वाल्प महोदय ने एक और प्रतिमान दिया है, तनाव मुक्त प्रतिमान, नाम से ही स्पष्ट है, स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल, कि कोई बालक अगर क्लास में तनाव रहता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिलेशन के कारण हो, उस तनाव से कैसे मुक्ति पाए बालक, उसके लिए अगर इस प्रतिमान का उपयोग शिक्षक करता है तो निश्चित रूप से ज्यादा चांसेज हैं कि बालक का जो व्यवहार है वह तनाव मुक्त हो जाएगा। वहीं वाल्प और साल्टन महोदय ने निश्चयात्मकता प्रशिक्षण प्रतिमान की चर्चा की है। वहीं गायने और स्मिथ महोदय ने प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान की चर्चा की है, डायरेक्ट ट्रेनिंग मॉडल की चर्चा की है, तथा वाल्प महोदय ने ही असंवेदनशीलता प्रतिमान की भी चर्चा की है। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिमान हैं, लेकिन मैंने केवल कुछ वर्गीकरण ही किया है जो आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिमान है, जिसे हम देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रतिमान थे, उन प्रतिमानों को हमने आपके समक्ष रखा, जिसे आप विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देख सकते हैं। चाहे ए सेक्शन हो, चाहे बी सेक्शन हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रतिमान वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं, कि वह ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं, कि व्यवहारिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं, कि वह आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं, कि दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह केवल वर्गीकरण रखा गया है। अगले क्लास में हम आप लोगों के लिए एक अलग टॉपिक लेकर के प्रतिमानों की श्रृंखला के अंतर्गत बेसिक टीचिंग मॉडल यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को लेकर के आएंगे, जिसके अंतर्गत हम पूरी चर्चा करेंगे कि आगे इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इसके स्टेप कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।